बच्चों, हमारा चैप्टर 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में हमने देखा कि अंग्रेज सरकार की नीतियों से नाखुश होकर आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा औपनिवेशिक शासन का विरोध किया जाता है। इसी के साथ ही हमने दीकू के खिलाफ उनके विद्रोह के बारे में भी अध्ययन किया। आज के वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 5, जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। कुल मिला के इस चैप्टर में हम अध्ययन करने जा रहे हैं 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष का, कि किस तरह से भारत की जनता ने संगठित होकर अंग्रेजों का विरोध किया। इस चैप्टर को कुल 5 वीडियो में कवर करके हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे ऐसे क्या क्या कारण थे, अंग्रेज सरकार की ऐसी कौन सी नीतियां थी जो समाज के सभी वर्ग के लोग उनसे असंतुष्ट हो जाते हैं और क्रांति का मार्ग अपनाते हैं। इसी के साथ ही हम 1857 की क्रांति की मुख्य घटनाओं का अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से अंग्रेज सरकार इस क्रांति को दबाने में सफल हो पाई। और इसी के साथ ही हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार को भारतीयों के प्रति अपनी नीति में किस तरह से परिवर्तन लाने पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को इसके फर्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम अध्ययन करेंगे अंग्रेज सरकार की नीतियों का और उनका समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ा उसका। सबसे पहले हम हमारे इतिहास की बुक में हमने अभी तक जो अध्ययन किया है उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि ब्रिटेन से एक कंपनी आती है भारत में व्यापार करने के लिए और बंगाल के क्षेत्र में वह कंपनी अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करती है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि 1757 के प्लासी के युद्ध में कंपनी के द्वारा विजय हासिल की जाती है। उसके बाद 1764 के बक्सर के युद्ध में विजय हासिल करने के बाद 1765 में कंपनी दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेती है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों के। दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद कंपनी का एकमात्र उद्देश्य रह जाता है कि कैसे न कैसे करके अधिकतम जो राजस्व की प्राप्ति की जाए, सरकारी आय की प्राप्ति की जाए, और इसके लिए वह लगान में बढ़ोतरी करती है और लगान वसूल करने के लिए अनेक व्यवस्थाएं शुरू करती है, जिनमें हमने देखा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। चूंकि इन व्यवस्थाओं में इतने ज्यादा दोष थे कि जो रैयत वर्ग था, किसान वर्ग था, वो अंग्रेज सरकार की नीतियों से नाखुश होने लग जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि कंपनी जो कि व्यापार करने के लिए आई थी, अब धीरे धीरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने लग जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल सिख युद्धों के माध्यम से वह भारत के बहुत बड़े क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल कर लेती है। इसी के साथ ही हमने देखा कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के माध्यम से झांसी, नागपुर, सतारा आदि कई क्षेत्रों को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। इस तरह से क्षेत्रों को हड़पने के कारण शासक और नवाब वर्ग भी अंग्रेज सरकार से नाखुश हो जाते हैं। इसी के साथ ही हमने चैप्टर 4 में देखा कि आदिवासी समुदाय के लोग इसलिए नाखुश थे कि विभिन्न वन अधिनियमों के माध्यम से अंग्रेज सरकार ने उनके जंगल में आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया था और उनकी जो परंपरागत जीवन पद्धति थी उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। यानी कुल मिलाकर के सिपाही, किसान, जो भी आम आदमी है, नवाब के साथ जमींदार, जागीरदार, ये सभी वर्ग के लोग अब अंग्रेज सरकार से नाखुश होने लग जाते हैं। तो हम यही देखते हैं, एक एक करके 3 हमारे टॉपिक हैं। तीनों टॉपिक के तहत हम देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेज सरकार की नीतियों ने समाज के अलग अलग वर्गों के हितों को, उनके लाभों को प्रभावित किया और ये जो लोग हैं ये अंग्रेज सरकार के खिलाफ हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं नवाब की या राजाओं की। तो हमने देखा कि लॉर्ड वेलेस्ली एक सहायक संधि लेकर आए थे। क्या थी ये सहायक संधि? इस सहायक संधि पर सबसे पहले रियासत को, जो भी रियासतें थी उनको हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता था। जो भी रियासत सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देती थी उनको खुद की, यानी रियासत की खुद की सेना रखने की मनाही होती थी। तो फिर अब क्या करें? अब सुरक्षा कैसे करें? तो सुरक्षा के लिए उन्हें अंग्रेजी सेना पर निर्भर होना पड़ता था और बदले में अंग्रेजी सेना को एक अच्छी खासी रकम का भी भुगतान करना होता था। लेकिन ये रकम यदि समय पर नहीं पहुंच पाती थी, यदि रकम के भुगतान में देरी हो जाती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी संबंधित राज्य के क्षेत्र को हड़प लेती थी, उनके क्षेत्र का अधिग्रहण कर लेती थी। इसी के साथ ही लॉर्ड डलहौजी एक राज्य हड़प नीति लेकर आए, विलय नीति लेकर आए, जिसके तहत यदि किसी रियासत का अपना कोई पुत्र नहीं है, अपना कोई वारिस नहीं है, तो उसके दत्तक पुत्र को वारिस के तौर पर मान्यता नहीं दी जाएगी और ऐसे राजा की मृत्यु होने के बाद उसके राज्य को कंपनी के द्वारा अपने साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। और ऐसे देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने अपनी इस विलय नीति के माध्यम से झांसी, नागपुर, सतारा आदि कई क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था।
इसी के साथ ही हम देखते हैं कि कंपनी ने रेजिडेंट रखने की परंपरा भी शुरू की थी, जिसके तहत हर एक रियासत में रेजिडेंट कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पे रहता था। लेकिन रेजिडेंट ने कुछ ही समय में रियासतों के आंतरिक मामलों में इतना ज़्यादा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया कि अब राजाओं को घुटन महसूस होने लग गई। उनकी जो शक्ति थी वो लगातार कमज़ोर होती जा रही थी। इसी के साथ ही हम देखते हैं उनकी सेनाएं तो भंग की, साथ ही उनके जो राजस्व वसूली के अधिकार थे, उनके एक जो इलाके थे, उनके राज्य के क्षेत्र में जो इलाके थे, वो भी अंग्रेज सरकार किसी न किसी बहाने हड़पती जा रही थी। क्या तो समय पे भुगतान न होने के कारण हड़प लेती थी, या कोई अलग से येन केन प्रकरण अलग नियम बना करके या बिना नियम के उन्हें तो रियासतों के क्षेत्र हड़पने थे। इसमें एक अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं अवध का, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है। तो अवध पे सबसे पहले सहायक संधि थोपी गई 1801 में, और हम देखते हैं कि सहायक संधि के बाद समय पर भुगतान न होने का बहाना लगाकर सहायक संधि की आड़ में अवध का बहुत सारा क्षेत्र ले लिया गया, और उसके बाद जो अवध का क्षेत्र बचा था वो भी 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। अब ये कुप्रशासन का आरोप क्या था? लॉर्ड डलहौजी ने वहां की जनता को कहा कि आपके जो ये नवाब वाजिद अली शाह हैं, ये ढंग से प्रशासन नहीं कर रहे हैं, शासन को ढंग से नहीं चला रहे हैं। हंसी आती है सोच करके कि अंग्रेज सरकार तो बड़ा अच्छा शासन चलाएगी। तो ऐसा कुप्रशासन का आरोप लगा करके उन्होंने अवध पर भी अपना कब्जा कर लिया। लेकिन ये इसके विपरीत परिणाम निकले, क्योंकि अवध की जनता इस फैसले से इतनी ज्यादा नाखुश हो गई कि आगे हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति में अवध की जनता ने बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही नवाब वाजिद अली शाह की जो बेगम थी हजरत महल, उन्होंने लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किया। इसी के साथ ही कंपनी ने, याद करो जब कंपनी आई थी तो किसका शासन था? मुगलों का शासन था। मुगल के दरबार में कंपनी गई थी व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए। तो अब कंपनी ने प्लानिंग बनाई कि मुगलों की सत्ता को धीरे धीरे क्या किया जाए, कमजोर किया जाए। और इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले सिक्कों पर मुगल शासक का नाम लिखना अनिवार्य होता था, लेकिन अब कंपनी ने ऐसे सिक्के जारी करने शुरू कर दिए जिसपे मुगल शासक का नाम ही नहीं होता था। हालांकि जिस तरह से शासकों की धीरे धीरे शक्ति कमजोर हो रही थी, तो ऐसे नहीं है कि किसी भी राजा ने बात करने की कोशिश नहीं की होगी या अंग्रेजों से अपने हित बचाने की कोशिश नहीं की होगी। हम देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जी ने अनुरोध किया था कि उनकी पति की मृत्यु के बाद कंपनी उनके गोद लिए हुए जो उनका दत्तक पुत्र है उसको वारिस के तौर पे मान्यता दे दे, लेकिन कंपनी शक्ति और सत्ता के मद में इतनी ज्यादा शक्ति के नशे में चूर हो रही थी कि उन्होंने इनकी बात को ही अनसुना कर दिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि मराठा साम्राज्य के जो अंतिम पेशवा थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय, उनके जो दत्तक पुत्र थे, उनके भी खुद का कोई पुत्र नहीं था, तो उनके दत्तक पुत्र नाना साहेब ने अनुरोध किया कंपनी से कि इनके पिता को जो पेंशन प्राप्त हो रही थी ठीक वही पेंशन उनको दी जाए। लेकिन कंपनी ने इनके अनुरोध को भी ये कह के टाल दिया कि आप उनके असली उत्तराधिकारी नहीं हैं। और हम देखते हैं कि इसके कारण ये सभी राजा लोग किसके खिलाफ हो जाते हैं? राजा नवाब सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही कानपुर में नाना साहेब ने भी 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। अभी हम बात कर रहे थे कि कंपनी ने मुगल की सत्ता कमजोर करने की, उनकी शक्ति कमजोर करने की प्लानिंग की थी। तो उसी कड़ी में हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल डलहौजी ने तो 1849 में ये ऐलान ही कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से स्थानांतरित करके दिल्ली में कहीं और रखा जाएगा। क्यों ऐसी उन्होंने योजना बनाई थी? क्योंकि अभी भी जनता के मन में मुगल बादशाह के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान था। और हालांकि हम देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में उनकी मृत्यु हो गई थी, धीरे धीरे मुगलों की सत्ता कमजोर ही होती जा रही थी, लेकिन नाम के लिए ही सही, लेकिन अभी भी मुगल पावर में बने हुए थे। तो डलहौजी ने क्या कहा कि जैसे ये जो अंतिम जो बादशाह है बहादुर शाह जफर, तो बहादुर शाह जफर की जैसे ही मृत्यु होगी इनके परिवार को लाल किले में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि लाल किला प्रतीक है कि यहाँ पे जो शक्ति का केंद्र है वो रह रहा है। और यदि बहादुर शाह जफर के परिवार को वहां से हटा दिया जाएगा तो जनता के पास स्पष्ट रूप से मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा कि अब मुगलों के पास पावर नहीं रही है, सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई है। और हम फिर देखते हैं 1856 में जो गवर्नर जनरल थे कैनिंग, हम देखेंगे कि क्रांति के दौरान भी कैनिंग ही रहेंगे 1857 की क्रांति के दौरान। तो कैनिंग ने ये घोषणा कर दी कि बहादुर शाह जफर ही आखिरी मुगल बादशाह हो जाएंगे। जैसे ही उनकी मृत्यु होगी उसके बाद इनके वंश के किसी भी व्यक्ति को बादशाह की पदवी नहीं दी जाएगी।
किसी भी इनके वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमार कहकर ही संबोधित किया जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जनता की भावनाएं जुड़ी हुई थी मुगलों के साथ, और जिस तरह से मुगलों का इन्होंने मुगल सत्ता को कमजोर करने की कोशिश की थी, मुगलों को बिल्कुल ही पावर से हटाने की कोशिश की थी, तो इससे आम आदमी के मन में भी क्रोध के जो बीज हैं, क्रोध के जो भाव है वो उत्पन्न हो रहे थे। तो हमने शासक वर्ग को देखा। अभी हम डिस्कस करते हैं किसान और सिपाही की। किसान और सिपाही पे क्या प्रभाव पड़ रहा था अंग्रेजों की नीतियों का। तो किसानों का तो हम देख चुके हैं, हमारे चैप्टर 3 में हमने देखा था कि विभिन्न प्रकार के जो बंदोबस्त व्यवस्थाएं, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इनके माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा पैमाने पर लगान वसूले, बहुत ज़्यादा लगान वसूले कि किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़ के ही गाँव के गाँव खाली हो गए थे। इसी के साथ ही जो जमींदार समय पर लगान नहीं चुका पाते थे, उनकी जमींदारियां नीलाम कर दी जाती थी। तो ये लोग कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से भी परेशान थे, भारी भरकम लगान से भी परेशान थे। इसी के साथ ही हम देखते हैं भारतीय सिपाही है ना, सिपाही सबसे पहले तो सैनिक विद्रोह ही होता है, सैनिक विद्रोह के बाद ये जन विद्रोह बनता है, उसके बाद हम कहते हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम बना। 1857 की क्रांति की सबसे पहले शुरुआत होती है सैनिक विद्रोह के द्वारा, उसको हम आगे पढ़ेंगे हमारे वीडियो 2 में। अभी ये समझो कि भारतीय सिपाही क्यों परेशान थे। भारतीय सिपाहियों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। हालांकि जो सेना में इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी इनको यूरोपियन सैनिकों के मुकाबले बहुत कम वेतन दिया जाता था, बहुत कम भत्ते दिए जाते थे, पदोन्नति में भी भेदभाव किया जाता था। इसके साथ साथ कई बार ऐसे नियम आ जाते थे जो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते थे, जैसे कि समुद्र यात्रा का नियम। इनको समुद्र यात्रा के लिए कहा जाता था। और हमारे जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं, हालांकि हर चीज का कोई लॉजिक नहीं होता, तर्क नहीं होता है, हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में ये लिखा हुआ था कि जो समुद्री यात्राएं हैं उसे धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए इन सिपाहियों ने 1824 में कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का जब इनको आदेश मिला, तो इन्होंने बर्मा यानी म्यांमार जाने से मना कर दिया कि हम समुद्र के रास्ते नहीं जाएंगे, आप हमें यहाँ जो थल मार्ग है वहां से ले चलो। तो कंपनी को इससे बहुत गुस्सा आया कि ये हमारे आदेश से कैसे इनकार कर रहे हैं। तो कंपनी ने हुक्म न मानने के कारण सिपाहियों को बहुत ज़्यादा दंडित किया। और हमने देखा सिपाही क्यों मना कर रहे हैं समुद्र से जाने से, क्योंकि दो धार्मिक ग्रंथ है उनमें ये लिखा है कि इससे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसके कारण सिपाहियों के मन में धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता जा रहा था। और हम देखते हैं कि 1856 में तो कंपनी के स्पष्ट कानून ही ले आई कि यदि आपको आर्मी में नौकरी करनी है ना, तो आपको चाहे जल मार्ग से लेके जाएं चाहे थल मार्ग से लेके जाएं, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको नौकरी करने के लिए समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि बहुत सारे सिपाही किसान परिवार से बिलोंग करते थे। और जब गांव में इतनी बुरी हालत है लगान वसूली को लेकर, राजस्व वसूली को लेकर, तो इन सैनिकों का भी परेशान होना लाजमी था। तो दोनों तीनों तरह से हम देखते हैं कि क्रांति के लिए जो ग्राउंड है ना, भूमि है, वो तैयार हो रही है। इधर शासक वर्ग भी तैयार बैठे हैं, मतलब उनके मन में भी आक्रोश कुलबुला रहा है। इधर किसान हैं, सैनिक वर्ग हैं, उनके मन में भी आक्रोश है। अब तो एक चिंगारी भर की जरूरत है जो कि बारूद में लग जाए। अब हम देखते हैं कि एक अगला और कारण बनता है 1857 की क्रांति का, जिसे हम सामाजिक आर्थिक कारण भी कह सकते हैं। क्या है कि अंग्रेज सरकार खुद को एज ए गॉड फादर दिखाती थी। उनको लगता है कि भारतीय समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। हालांकि हम देखते हैं कि कुछ सुधार तो बहुत अच्छे किए गए थे, जो कि हम देखते हैं राजा राम मोहन राय ने भी मांग की थी सती प्रथा पर रोक लगाने की, जिसमें एक विवाहित स्त्री को अपने पति की चिता पर उसके साथ जलना होता था, जीवित जलना होता था। और कई स्त्रियों तो अपनी अनुसार ऐसा करती थी, लेकिन कईयों को मजबूर भी किया जाता था। तो एक तरह से ये थी भी कुप्रथा था। तो इस पे रोक लगाने के लिए राजा राम मोहन राय ने भी काफी प्रयास किया था। तो उनके प्रयास स्वरूप इस पे रोक भी लगा दी गई थी विलियम बेंटिंक के द्वारा। इसी के साथ ही विधवाओं को दोबारा से विवाह करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने प्रयास किए। और उसके बाद हम देखते हैं कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया और विधवाओं को पुनर्विवाह करने की छूट दे दी गई। हालांकि ये समाज सुधार थे तो अच्छे, लेकिन इनको भारतीय समाज ने इस तरह से लिया कि ये तो हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ एक दो ऐसे कार्य किए गए जिससे सच में ही ये मैसेज गया जनता के पास कि इनके द्वारा भारतीय सभ्यता, संस्कृति, परंपरा को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने, जमीन और संपत्ति लुटाने की छूट प्रदान कर दी। यानी यहाँ पर कोई भी ईसाई मिशनरी आ सकते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, संपत्ति और जमीन वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह की जब ये छूट प्रदान की गई तो भारतीयों में बहुत ज़्यादा आक्रोश आ गया, क्योंकि ये ईसाई मिशनरी उनको ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। और हम देखते हैं कि 1850 के एक नए कानून के द्वारा ये भी प्रावधान कर दिया गया, जो हिंदू उत्तराधिकार नियम थे उसमें चेंज कर दिया गया। पहले
ये था कि अगर ईसाई धर्म कोई ग्रहण करेगा तो वो अपने पैतृक संपत्ति के अधिकारों से वंचित हो जाएगा। लेकिन अब ये संशोधन कर दिया गया कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी उसके पुरखों की संपत्ति पर, उसके पूर्वजों की संपत्ति पर उसका पहले की तरह ही अधिकार बना रहेगा। तो ये जो कुछ निर्णय लिए उससे आम भारतीयों को ये यकीन हो गया कि उनके सामाजिक रीति रिवाज, उनके परंपरागत जीवन से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। तो आम आदमी के मन में भी आक्रोश उत्पन्न हो गया और इन सब चीज़ों ने मिलकर ही क्रांति का ग्राउंड तैयार किया। और फिर हम आगे देखते हैं कि किस तरह से यह क्रांति शुरुआत हो जाती है। और क्रांति की शुरुआत का जो एक तात्कालिक कारण बनता है वो बनता है एनफील्ड राइफल। एक नई राइफल भारतीय सेना में शामिल की जाती है जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग किया जाता था, ऐसी उस वक्त अफवाह फैल गई थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्रांति हो गई। और फिर क्रांति के बाद ये सारे जो असंतुष्ट वर्ग है, शासक वर्ग है, सैनिक वर्गों ने तो की थी क्रांति, तो शासक है, किसान है, जमींदार हैं, आम आदमी है, सब लोग उस क्रांति से जुड़ जाते हैं। अब अपने एक टॉपिक दिया गया है जनता की नज़र से कि हालांकि ये क्रांति तो हुई लेकिन उस वक्त जनता की क्या भावनाएं थी, जनता इस चीज़ को किस दृष्टिकोण से देख रही थी, इस घटना को किस दृष्टिकोण से देख रही थी। तो इसमें दो उदाहरण बताए गए हैं। एक बताया गया है महाराष्ट्र के ब्राह्मण है एक विष्णु भट्ट गोडसे, उन्होंने अपना एक पुस्तक है माझा प्रवास, ये देखिए पुस्तक है माझा प्रवास। इसमें उन्होंने एक सिपाही के साथ हुए वार्तालाप को दिखाया है कि वो अपने चाचा के साथ मथुरा जा रहे थे एक जो यज्ञ में भाग लेने के लिए, धार्मिक समारोह में भाग लेने के लिए। तो वहीं उनको कुछ सिपाही मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि आप वापस लौट जाइए क्योंकि 2-3 दिन में गदर मचने वाला है। तो ये बताते हैं कि सिपाही से जब पूछताछ की गई कि क्यों गदर मचने वाला है, क्या हुआ, तो सिपाही कहता है कि अंग्रेज सरकार हिंदू और जो मुस्लिम धर्म है उसको नष्ट करने में आमदा हो रखी है। उसने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और ये सूची राजाओं के सामने रखी है। राजा बहुत गुस्से में निकल पड़े हैं, वो राजा इन नियमों को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। क्रांति की योजना बनाई जा रही है और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार भी कर ली गई है और अन्य छावनियों में भेज दी गई है। तो यानी कुल मिलाकर के जैसे मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, अभी कोरोना के केस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। लॉकडाउन लगने से पहले जब लॉकडाउन भारत में लगा था तो इतना तो हमें आभास हो ही गया था कि कुछ ना कुछ लॉकडाउन घोषित हो सकता है सरकार की तरफ से, और हमने उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दिया था, आवश्यक सामग्री घर में इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। तो ठीक उसी तरह की सुगबुगाहट उस वक्त आम जनता में हो रही थी कि कुछ ना कुछ जरूर बड़ा होने वाला है। आम जनता को इतना तो पता चल गया था कि अब जो कि कहते हैं ना कि हद पार हो गई, अंग्रेज सरकार के अत्याचारों की हद पार हो गई है और अब इस हद का खात्मा होने वाला है। अब एक दूसरा दृष्टिकोण दिखा रही है सूबेदार सीताराम पांडे जी की जो बुक है। तो सूबेदार सीताराम पांडे बंगाल नेटिव आर्मी में एक सिपाही के तौर पर लगे थे और एक सूबेदार के रूप में रिटायर हुए। उन्होंने अपने अफसर नारगेट जी के कहने पर अपनी जो संस्मरण थे, अपनी ड्यूटी के दौरान जो कुछ यादें थी वो अपनी उन्होंने अवधी भाषा में लिखी। बाद में नारगेट जी ने उनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार नाम से। वो अपने संस्मरण में बिल्कुल अलग बात कहते हैं। हालांकि एक बात और बताना चाहूँगी, सूबेदार सीताराम पांडे जी हालांकि अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे, लेकिन उनके जो खुद के पुत्र थे वो क्रांतिकारियों के साथ थे और अंग्रेजों ने उनकी आंखों के सामने ही उनके पुत्र को गोली मार दी थी। तो सीताराम जी ये बोलते हैं कि ये जो अफवाह थी, ये एक अफवाह थी जो कि फैलाई गई थी। किसके द्वारा ये अफवाह फैलाई गई थी? अवध के नवाब के द्वारा और दिल्ली के बादशाह के द्वारा। किसकी अफवाह फैलाई गई थी कि ये जो कारतूस हैं गाय और सुअर की चर्बी वाले, तो ये भी एक अफवाह थी। और इसके अलावा इन्होंने ये जरूर कहा कि अवध पर जो कब्जा किया अंग्रेज सरकार ने, उससे सिपाहियों के भीतर बहुत ही गहरा अविश्वास भर गया था और इस गहरे अविश्वास के कारण वो सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लग गए थे और इस साजिश को अवध के नवाब ने और दिल्ली के बादशाह ने हवा दी और ये कुछ कारण बनते हैं जिससे कि क्रांति होती है। इनके अनुसार क्रांति नहीं होनी चाहिए थी, ये सिर्फ अफवाहों के कारण, अविश्वास के कारण यह क्रांति हुई थी। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोग कुछ समझ पाए हैं। कुछ कारणों पर आप सोचिएगा इसको कि जब राजा हैं, नवाब हैं, फुल पावर में हैं और धीरे धीरे अंग्रेज सरकार उन पर अलग अलग नीतियाँ थोप करके उनकी ज़मीन हड़प रही है, तो अब राजा वगैरह क्या सोचेंगे कि कोई ऐसा ग्राउंड तैयार हो जिसमें कि वो अपना विरोध दर्ज करा सके। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि किसान वर्ग भी असंतुष्ट बैठा है, सैनिक भी असंतुष्ट हैं और जैसे ही फिर क्रांति होगी ये सभी लोग संगठित होकर के विरोध करते हैं। और हम देखते हैं कि 19वीं सदी के दौरान उपनिवेशवाद के खिलाफ किया गया यह बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था, उपनिवेशवाद यानी विदेशी सत्ता के खिलाफ। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।